यही हूँ शायद भाई। हाँ, कैमरा ऑन करो अपना। सो गए क्या दोबारा? नहीं नहीं, कैमरा ऑन ही है। हाँ, अब ऑन हुआ। इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन सबसिस्टिंग कॉज ऑफ एक्शन। आपको पता है कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कि जब कोई वायलेशन होता है किसी लॉ का, तो आपके पास राइट होता है सू करने का, मुकदमा दायर करने का। इसको कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। अगर कॉज ऑफ एक्शन, जैसे ए कमिटेड न्यूसेंस अगेंस्ट बी, तो ए के खिलाफ सूट फाइल करेगा बी। अब आज हम ये डिस्कस करेंगे, इसमें अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या दोनों की डेथ हो जाए तो होता क्या है। पहला पोर्शन जो है। दूसरा है शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, और तीसरा है कि डेथ कहां तक एक्शनेबल है टॉर्ड में। पहला हम आते हैं इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन सबसिस्टिंग कॉज ऑफ एक्शन। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ कहां का लॉ था कुलसुम? इंग्लैंड। इंग्लैंड का। तो कॉमन लॉ का एक प्रिंसिपल है एक्टिव पर्सनलिस मोरिटर कम पर्सोना, कि पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। कि भाई ये पर्सनल एक्शन है वो, ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका है जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था। कि ए एक सिंगर है जो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, मैं तुम्हारे यहाँ गाना गाऊंगी और मर जाती हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। आप उसके लड़के को पकड़ के नहीं ला सकते, अब तू गाएगा, कैसे नहीं गाएगा तू? तेरे बाप से हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं कर सकते। पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। पर्सन। सेम इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह एक ही लॉ है। यहाँ प्लेंटिफ मर जाए या डिफेंडेंट मर जाए। जैसे मैंने ये कॉन्टेक्ट किया कुलसुम के साथ के, ये कॉन्टेक्ट का एग्जाम्पल है, इस आप समझेंगे, पहले भी दिया था मैंने, कि आई विल पेंट पिक्चर ऑफ कुलसुम। अब चाहे मेरी डेथ हो जाए या कुलसुम की डेथ हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए। बलवीर सिंह मकूल वर्सेस सर गंगाराम हॉस्पिटल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है, लेकिन आपके लिए प्रिंसिपल समझने के लिए जरूरी है कि एक्टिव पर्सनलिस्ट का मतलब क्या होता है। कंप्लेंट होती है एक सर्जन के खिलाफ जिसने के ब्लंडर से इसने बलवीर सिंह मकोल के लड़के की डेथ हो जाती है। अब ये मुकदमा चल ही रहा होता है कि डॉक्टर की डेथ हो जाती है, तो बलवीर सिंह एक दरखास्त लगाता है कोर्ट के अंदर कि साहब ऐसा है, वो डॉक्टर तो मर गए और टॉर्ड में सिर्फ कंपनसेशन दिया जा सकता, इसलिए इनके जो लीगल एयर्स हैं इनको पार्टी बना दिया जाए इस मुकदमे में। कोर्ट मना कर देता कि पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। है सर ये ये ऐसा इसी से एक ऐसे हमारे मोहल्ले के आगे हुआ था। एक था पड़ोसी, वो गया था आग लगाने सर, मतलब आग जलाने गया था। तो वो तो मर ही गया, और जब उसको आग लगी सर उसने भी उसको पकड़ लिया, दोनों साथ में मर गए। मुकदमा वहीं खत्म हो गया। जी। अगला आते हैं, ये केस ये पीछा छोड़ने का गैस नाम नहीं ले रहा। मेटल विच। इसमें आज हम एक दो लाइनें पढ़ेंगे इसके बारे में। वो ये केस पहले 50 लाख रुपए कंपनसेशन के साथ एक सिंगल बेंच ने तय कर दिया। सिंगल बेंच में कितने जज होते हैं खुशी? 3। सिंगल बेंच में 3 जज होते हैं, और डबल में, डिवीजन बेंच में नहीं, सिंगल में 1 होते हैं। 1, डबल में 3। डबल में डबल में 3, 2। डिवीजन में 2 होते हैं। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कितने होते हैं? 4। 4 3 5 7, ये 4 कहाँ से होंगे? 4 लोगों की कोई बेंच ही नहीं होती। वैसे 4 होंगे ही नहीं। सिंगल में सिंगल होता है, डिवीजन में 2 होते हैं, फुल बेंच में 3 होता है। सर डिवीजन वाला सर अगर फैसला सर एक एक वो मेजोरिटी में दे दे, एक माइनॉरिटी में दे दे सर, फिर क्या होगा? नहीं, मेजोरिटी में कैसे दे देगा 2 लोगों? और जो सर मतलब सर दोनों दोनों का अलग अलग हो, फिर क्या होगा? तो फिर ये तीसरे जज को रेफर किया जाता है मामला।
ऐसा तो डेली होता है। अब सिंगल जज ने 50 लाख रुपए कंपनसेशन अवार्ड कर दिया। देखिए ये एक्सीडेंट मेरे ख्याल से 97 ये बहुत पहले हुआ था, 93 94। 1997। 1997। नहीं 97 का तो केस है। ये अच्छा, डूब के एक्सीडेंट। ये अच्छा 13-14 साल जिंदा रहा था ये मेरे ख्याल से। हाँ, 13 13 साल। 30 साल इयर्स तक 13 जिंदा रहा साल था। ये पैरालाइज्ड हो गया था, फिर 13 साल बाद मर गया। आई मीन इधर मुकदमा चलता रहा, उधर ये पैरालाइज रहा। 50 लाख रुपए सिंगल जज ने कंपनसेशन अवार्ड किया, ये जिंदा था। अब सिंगल जज की जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, ये हाई कोर्ट में ही डिवीजन बेंच के सामने आती है। क्या समझ में आया कि सिंगल जज अगर हाई कोर्ट का कोई मुकदमा तय करता है सिविल साइड में, तो उस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं आती, उसी केस के की डिवीजन उसी कोर्ट के डिवीजन बेंच में चली जाती। जैसे मान लिया तुम पांचों लोग हाई कोर्ट जज हो, कुलसुम ने फैसला दिया ईस्ट इंडिया होटल्स में। अब इससे डिफेंडेंट जो है, यानी कि ईस्ट इंडिया होटल डिफेंडेंट थी इसमें, क्लोज मेटल विचार्ड इसका प्लेंटिफ था ओरिजिनल। अब होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया होटल है उसे लग रहा है 50 लाख रुपए कौन देगा, ये तो बहुत सारे कंपनसेशन, तो ये इसकी अपील करना चाहती है। तो ये बेंच जिम्मे है फिजाब अब्बास और सानिया की जा सकता है। अब ये दोबारा नहीं सुनेंगे कुलसुम, क्योंकि ये तो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर चुकी ना इस बारे में। बस और कुछ नहीं था। जब ये पेंडिंग थी डिवीजन बेंच के सामने इसकी अपील, इस दौरान क्लॉज मेटल बिचार्ड मर गए। तो बिचार्ड की वाइफ थी या बच्चे थे, जो भी थे इसके, इन्होंने कहा कि साहब हमें पार्टी बना दिया जाए इस मुकदमे में, क्योंकि बिचार्ड की डेथ हो गई। कोर्ट ने मना कर दिया इसके अंदर, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं बन सकते, ये पर्सनल लॉन्ग था। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, दो एक्सेप्शंस हैं। एक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट के एक्टिव पर्सनलिस मोरिटर कम पर्सोना, इसके दो एक्सेप्शंस और बड़े कॉमन सेंस के एक्सेप्शन है। एक है कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में किसी के की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सिंपली मैंने आपको बताया था, दो फर्म है, एक फर्म से दूसरी फर्म का लोहा सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब उसमें कोई पार्टनर मर जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? फर्म के साथ। फर्म के साथ। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मैंने पढ़ाई थी सेक्शन 37 से 40 के बीच में, जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद भी होंगी, पूछ के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा तुम लोगों को, सबको आता ही है तुम लोगों को ये। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में पर्सनल एक्शन अप्लाई नहीं होता है। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अनजस्ट एनरिचमेंट, ये भी पढ़ाया था मैंने। क्या होता है ये अनजस्ट एनरिचमेंट जावेद? बताओ ईशानी, आप बताओ। हाँ फिर आप बताओ। ये आपने हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस सबसेक्शन 3 में पढ़ाया था, सेक्शन 16 वेरी गुड। सबसेक्शन 3 अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ाया था। इसका एग्जांपल लेके बता दूं? ना पहले ये बताओ उसमें पढ़ा क्या था? अनजस्ट सेक्शन 16 एनरिचमेंट। सबसेक्शन 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने अनजस्ट एनरिचमेंट पढ़ाया था या अनकॉन्शनेबल बार्गेन पढ़ाया था? अनकॉन्शियस बार्गेन। अनजस्ट एनरिचमेंट बताओ भाई कुछ। ये मतलब जिसमें आपको क्या कहेंगे उसे, पता है मुझे, लेकिन रुक जाओ। अच्छा रुको, 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, वर्ड्स फॉर्म कर। मतलब बिना किसी लीगल बेसिस पे आप जो है कोई भी आदमी रिच हो कंपनसेशन। जाए, कोई रिच बन हाँ, जाए, किसी को लूट के कोई अमीर बन जाए, उसको अनजस्ट
जस्ट का उल्टा अनजस्ट हो गया। रिच का मतलब तो आप जानते ही होंगे, रिच का मतलब क्या होता है खुशी? अमीर। बिना किसी जस्टिस के, बिना किसी कोई काम किए अगर आप अमीर बन जाते हैं, उसको अनजस्ट पनिशमेंट। केस है इसमें शेरिंगटन वर्सेस, शेरिंगटन यही केस है क्योंकि पहले केसेस के नाम में वर्सेस नहीं लगता था, पुराने में बहुत पुराने केसेस। शेरिंगटन, ये देखिए इस केस का ईयर कब का है? 1582। बहुत पुराना केस है, 500 साल पुराना। क्या कहा गया था इसमें? The deceased have no political property. डिसीज्ड, एक आदमी मर जाता है, उससे पहले वो क्या करता है, वो प्लेंटिफ की लैंड से 100 ओक ट्री और 20 बैल अपने पास लेके जाता है। पेमेंट होने से पहले वो मर जाता है। तो उसके एग्जीक्यूटर्स होते हैं, यानी कि जिसको उनकी प्रॉपर्टी मरने के बाद सेटल करनी थी, भाई ये इतनी तुम्हारी इतनी तुम्हारी, उनको एग्जीक्यूटर्स कहते हैं। एग्जीक्यूटर्स को रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया था कि ना भाई साहब वो लेके आ गया, वो मर गया, अनजस्ट एनरिचमेंट तो आपका हो गया भाई। वो ये 100 ओक ट्री 20 बैल वो लेकर आया है, वो बटेंगे किसमें? लीगल एयर्स में। अब पैसा उसका दिया नहीं है, तो यू आर गेटिंग रिच विदाउट जस्टिस, इट इज अनजस्ट एनरिचमेंट। अब ये जो कॉमन लॉ रूल था, इसको खत्म कर दिया गया, ये एक्टिव पर्सनलिस मोरिटर कम पर्सन, बाय पासिंग ऑफ द लॉ रिफॉर्म मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1934। अब यहां बात आ गई है कि प्लेंटिफ के मरने या ना मरने का मतलब नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में ये प्रोविजन नहीं, आया। इसका सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 नहीं है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 होगा, मैंने गलत लिख दिया होगा। नहीं, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। मुझे पता नहीं है, वो हो सकता है उसमें गलत लिख दिया हो। तो इसमें 1934 के एक्ट में बात ये आई थी कि अगर कॉज ऑफ एक्शन सरवाइव करता है तो पर्सनल डेथ से कोई मतलब नहीं है, और कॉज ऑफ एक्शन अगर सरवाइव नहीं करता, ये अभी आप जब सीपीसी पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, कॉज ऑफ एक्शन कब सरवाइव करता है, कब सरवाइव नहीं करता। एक बार इसको पढ़ो, हो सकता है तुम लोगों को समझ में आ जाए। ऑन द डेथ ऑफ एनी पर्सन, पढ़ो यहां से। On the death of any person, all cause of action subsisting against the vested in him shall survive against, or as the case may be, for the benefit of his estate. देखिए The जहां as जहां भी बेनिफिट ऑफ स्टेट हो गया है, तो कॉज ऑफ एक्शन चाहे फॉर हो या अगेंस्ट हो, इट विल सर्वाइव। जैसा मैंने आपको शेरिंगटन 1582 बताया, ठीक है। अब एक और है शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। देखिए मुसलमान ये मानते हैं कि हर आदमी का टाइम तय है, वो टाइम पे ही मरेगा। तो मुस्लिम्स में शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ, शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, अगर इसको ये चोट नहीं लगती तो ये ज्यादा जिंदा रहता है, इस तरह की कोई चीज मुस्लिम्स में नहीं है। लेकिन लॉ एक डेवलप हुआ, उसमें कहा गया कि अगर किसी को ऐसी चोट लगी है जिससे उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेड लाइफ छोटी हो जाए, कम हो जाए, तो उस केस में कंपनसेशन दिया जा सकता है या नहीं। तो पहला इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही सेलिब्रेटेड केस है इसके अंदर, इसका नाम है फ्लिंट वर्सेस लॉवेल। इस केस में ये लॉवेल। हुआ था, मैं बताऊं इस बताइए। केस को। इस केस में ये हुआ था, जो प्लेंटिफ था उसकी एज 69 ईयर्स थी, बट अदरवाइज वो बहुत एक्टिव रहता था, एंड डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। तो एंड अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिपोर्ट, अब उसे मतलब मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि उसे 1 ईयर से ज्यादा सरवाइव करने की उम्मीद नहीं है, तो मतलब वो 1 साल से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह सकता। तो कोर्ट ऑफ अपील ने उसे इस बेस पर कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया था कि वो पर्सन जिसकी लाइफ कम है, जो कम जी सरवाइव कर सकता है, और वो कोई केस नहीं कर पा रहा है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को 1934 ऑफ द एक्ट के तहत उन्हें केस करने का ऑर्डर दिया गया था। जबकि क्लॉस मेटल बचार्ड वो जो केस था, उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव थे,
वो केस नहीं कर सकते थे। एक बट क्लॉज इसमें मेटल विशाट इंडिया का केस है। तो तुमने बहुत अच्छा बताया इसके बारे में, वेरी गुड। Damages could be awarded for the loss of expectation of life। ये टॉड पहली बार फ्लिंट वर्सेस लवेल में आया, कहा कि इसके लिए कंपनसेशन दिया जा सकता। हालांकि वो 69 ईयर के थे, इतनी लाइफ बहुत होती है। अगला केस पढ़ते हैं इसके अंदर। ये सानिया ने बताया ये सब बिल्कुल ठीक था, यही केस था। रोज वर्सेस फोर्ड। इस केस पे वो जो 20 ईयर की गर्ल्स होती है, जो कि डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो सेवरली इंजर्ड हो जाती है। एंड एक्सीडेंट के 2 days आफ्टर उसका पैर काटना पड़ता है, एंड 4 days आफ्टर वो मर जाती है, लड़की, उसकी डेथ हो जाती है। इसके अंदर फादर को ये एंटाइटल ठहराया गया था कि फादर वाज एंटाइटल्ड फॉर द डैमेजेस। अब आप समझिए, एक्टिव पर्सनलिस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पर्सनल एक्शन तो उसके साथ मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको केस को ध्यान से देखिए। वुमेन की एज थी 23 और जो इंजरीज इसको कॉज हुई उससे ये 4 दिन बाद मर गई। अब ऑब्वियसली बात है, किसी आदमी की अगर चोट लगी पड़ी है तो वो फौरन जाके चोट लगने के बाद पहले कोर्ट जाके मुकदमा लिखाएगा या पहले अपना इलाज कराएगा? पहले इलाज कराएगा। तो फादर को एंटाइटल माना गया था इस केस में। मॉर्गन वर्सेस कॉलिंग, ये भी इसी तरह का केस है। इसमें जो मरा था वो इंस्टेंटेनियसली मर गया था। कैसे मरा था? इंस्टेंटेनियसली मर गया। तो इन्होंने ये प्ली ली कि साहब ये तो इंस्टेंटली मर गया, तो कॉज ऑफ एक्शन तो इसके साथ ही खत्म हो गया। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा, लॉर्ड लेविस जस्टिस ने ये कहा था कि भाई स्प्लिट सेकंड तक तो जिंदा रहा होगा ना वो। भाई गोली लगने के अगर मान लिया एक्सीडेंट में मरा या कैसे भी मरे, एक स्प्लिट सेकंड के लिए तो जिंदा रहता ही है ना आदमी, कहना उतना बहुत है। तो इसके अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पाया गया था कि वो सूट कर सकते हैं। अब अगला ये टॉपिक है इसके अंदर, अगर आपने आज वाली शीट खोल रखी हुई तो क्वांटम ऑफ कंपनसेशन फॉर शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ, इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक आदमी की लाइफ शॉर्ट हुई है, जैसे किसी का पैर कट गया, सानिया ने बताया, कोई इंस्टेंटेनियसली एक्सीडेंट के बाद मर गया। अब मरने की एज है, कोई 69 पे मर रहा है, कोई 2.5 साल में मर जा रहा है। ये केस 2.5 साल के बच्चे का ही है। बॉय ऑफ एज ऑफ 2.5 years was killed। तो क्वांटम कैसे कैलकुलेट होता है? ये बहुत ही डाइसी चीज है, इसके अंदर आप कुछ भी तय कर सकते। बताइए। इस केस में ये हुआ था कि जो 2.5 साल का बच्चा था उसकी मौत हो गई थी, जबकि बच्चा नॉर्मल था एंड फेवरल सर्कमस्टांसेस में रह रहा था। तो इसमें हेड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड से कंपनसेशन दिया था, मतलब ओनली 200 पाउंड दिए थे कंपनसेशन के तौर पे। सिर्फ 200 रुपए, मतलब 200 पाउंड दिए थे इसमें। और उन्होंने कहा था कि द बेसिक ऑफ कंपनसेशन वाज हेल्ड टू बी नॉट द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लाइफ lost but the prospect of a predominantly happy life। भाई 2.5 साल का बच्चा था, एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मर गया, तो लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ में नीचे के कोर्ट ने $1200 अवार्ड किए थे। उस $1200 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने $200 कर दिया कि भाई असेसमेंट ऑफ सर्ट डैमेजेस के जो एक्चुअल बेसिस है उसका यही होगा कि भाई उसकी लाइफ होती तो वो जिंदा रहता, ये रहता, वो रहता। मुसलमानों में कोई कंपनसेशन इसका ना मिलता। अगला, यॉर्कशायर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस नेलॉर। एक यंग मैन था 20 साल का, उसकी डेथ हो जाती है। वो बहुत अच्छी जॉब में था, बहुत अच्छे उसके ब्राइट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थे। इसमें कोर्ट ने गैम्बलिंग केस को मानने से मना कर दिया। दैट्स इट। यहां तक हमने इंग्लिश लॉ पढ़ा। तो अब ये आप लोगों के अपने ऊपर है। जब केसेस आपके सामने आएंगे तो आपके पास 2 इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे इंग्लैंड के। कौन कौन से? एक गैम्बलिंग और दूसरा यॉर्कशायर। हाँ, ये इसको नेलॉर केस भी कहते हैं। कुछ केस के
जैसे यॉर्कशायर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो यॉर्कशायर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने तो बहुत सारे मुकदमे किए होंगे अपनी जिंदगी में, जब से इसका एग्जिस्टेंस हुआ है इस बोर्ड का, इसके ऊपर बहुत मुकदमे हुए होंगे, इसने बहुत सारे मुकदमे किए होंगे। तो हम केस का नाम ऐसा रख देते हैं जिससे वो याद रहता है और उसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो इस केस को आप कह सकते हैं नेलोर्स केस। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग्स केस या बेंथम्स केस, जो भी आपको अच्छा लगे। इंडियन लॉ पे आता है। इंडियन लॉ में सेक्शन 306 है एक, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई कहाँ होता है? ये मुस्लिम लॉ में मैंने पढ़ा था। ये आप हर लॉ में पढ़ेंगे। हम्म, हिंदू लॉ में के लिए आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा होगा। मुस्लिम लॉ के लिए मुस्लिम लॉ में आपने मुस्लिम लॉ का सक्सेशन कुरान से गवर्न होता है, वो अलग है। या मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो मुस्लिम सक्सेशन पढ़ेंगे, उस सक्सेशन में भी सुन्नी शियाओं के अलग अलग सक्सेशन। शियाओं का सक्सेशन ज्यादा अच्छा है, सुन्नियों का सक्सेशन खराब है। हिंदुओं का है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का। अब हम आते हैं तीसरी लोगों पे, वो लोग जो किसी भी सिस्टम को नहीं मानते, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस, पारसी, अथीस्ट, उनके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 बनाया गया। लेकिन इसका एक यूज और भी है, क्योंकि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में सक्सेशन के लॉ कहीं कहीं इनकम्प्लीट है। तो जहां जहां वो प्रोविजन इनकम्प्लीट होता है वहां पर इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है। अब हम सेक्शन 306 में क्या कहा गया है, इसमें सिर्फ इसी के लिए बहुत काफी बहुत बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत सारे प्रोविजन। इसमें कहा गया था कि सारे कोज ऑफ एक्शन सर्वाइव करते हैं एक्सेप्ट डेफेमेशन। पढ़ो इसको भाई, खुशी पढ़ो इसको सेक्शन को। all demands what all demand whatever and all right to prosecute or defend any action or special proceeding existing in favor of or against a person at the time of his decease survive to and against his executor or administrator except cause of action for defamation assault as defined in the Indian Penal Code 1860। 1860 के मतलब डेफोमेशन और असॉल्ट वगैरह को छोड़ करके बाकी सब केसेस में वो एक्शन सर्वाइव करते हैं। ये सेक्शन 306 है। अब यही लॉ है आफ्टर 1925। इसके दो इलस्ट्रेशन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा सेक्शन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ए कोलिजन टेक्स प्लेस ऑन ए रेलवे इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिशियल एंड पैसेंजर जो है वो सीवियरली हर्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी चोट नहीं लगती कि उसकी डेथ हो जाए। उसकी डेथ बाद में होती है विदाउट हैविंग ब्रॉट एन एक्शन। द कॉज ऑफ एक्शन डज नॉट सर्वाइव। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कोई मुकदमा नहीं किया। दूसरा, ए सूज बी फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स की पिटीशन दायर करती है, कोई मारता पीटता है, पैसे नहीं देता खाने के, एडल्ट्री है एडल्टरस रिलेशनशिप में रहती है, वो मुकदमा दायर होने के बाद डाइवोर्स का ये मर जाता है जिसने मुकदमा डाला था। तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस मुकदमे को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। नहीं। क्योंकि डाइवोर्स एक पर्सनल इशू हो सकता है, डाइवोर्स होने से पहले इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता। एक और केस है इसके नीचे इंडिया का, ये इंडिया का बहुत ही सेलिब्रेटेड केस है, गोबाल्ड मोटर सर्विस वर्सेस वेलुस्वामी 1962। टॉर्ट्स में बहुत कम केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, ये उनमें से ही एक है। बताओ भाई इसको कोई। इसमें हुआ ऐसा, गोबाल्ड मोटर जो है वो प्लाई करती थी, PLY। प्लाई का मतलब जानते हो? एक जगह से दूसरी जगह लाना ले आना, फ्लाइंग बसेस। जैसे भिंगा से बहराइच, बहराइच से भिंगा जो प्लाई करती हैं बसेस, तो उसका एक रूट था।
धरापुरम से पलनी तक जाती थी बसें। 20 सितंबर 1947 को एक एक्सीडेंट होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को चोट लगती है, कुछ लोग मर भी जाते हैं। सम ऑफ द पैसेंजर गोट इंजर्ड, और राजा रत्नम इसकी डेथ हो जाती है 23 सितंबर को, यानी कि 3 दिन बाद। एक एक्सीडेंट होता है, उसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं, और एक्सीडेंट के 3 दिन बाद एक आदमी मर भी जाता है उसमें। अब जो राजा रत्नम होता है, इसके फादर, उसके लड़के, जो लड़का मरा था उसका बाप, उसकी विडो और उसके 5 लड़के, ये मुकदमा दायर करते हैं कंपनसेशन के लिए। कौन से एक्ट में? सेक्शन 1 ऑफ फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट लेजिस्लेशन है, सबसे पहले बनने वाले एक्ट में ये भी था। अब ये केस चलते 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 सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया कंपनसेशन, वो इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा कि कितना कितना कंपनसेशन दिया गया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज ये है कि उसके मरने के बाद भी कंपनसेशन अवार्ड किया गया। पर्सनल एक्शन उसके साथ नहीं मरा, क्योंकि सेक्शन 306 इंडियन सक्सेशन एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो एक्शन है वो सर्वाइव करता है। कैसे सर्वाइव करता है? ऑल डिमांड्स व्हाटसोएवर एंड ऑल राइट्स टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड, यानी कि प्रोसिक्यूट करने का राइट, ये अपना यानी कि प्लेंटिफ का राइट, और डिफेंड करने का राइट, एन एक्शन ऑफ फॉर स्पेशल प्रोसीडिंग एग्जिस्टिंग इन फेवर और अगेंस्ट ए पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, वो आप ठीक कर लिया गया, तो वो सब सर्वाइव करते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेफोमेशन एंड असॉल्ट। इसके गोबाल्ड क्या केस था? इस केस का नाम दोहराओ सब लोग। कोबाल्ट मोटर सर्विस गोबाल्ट मोटर सर्विस। वेलुस्वामी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। एक केस इसमें अगला आता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर सुप्रीम बैंक लिमिटेड वर्सेस पी.ए. तेंदुलकर। इसमें क्वेश्चन ये था कोर्ट के सामने कि अगर ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी किसी टॉर्ट में इन्वॉल्व है और उस आदमी की डेथ हो जाती, इस केस में हुआ क्या था कि एक मैनेजर, एक डायरेक्टर था, और डायरेक्टर एक बहुत बड़े फ्रॉड का किंग पिन था। उसके खिलाफ जांच चल रही थी, उसकी लायबिलिटी फिक्स की जा रही थी कि भाई ये इसकी लायबिलिटी कैसे फिक्स की जाएगी, इसने कितनी बड़ा फ्रॉड किया है, जो फ्रॉड हुआ है उसमें इसको कितना फायदा हुआ है। बहुत बड़ी जांच थी। इसी जांच के दौरान इसकी डेथ हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी लायबिलिटी उसके बाद की जाएगी? कोर्ट ने कहा था यस। मान लिया कि 4 लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया। आप अनजस्ट एनरिचमेंट को ध्यान में रखिए। 4 लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया। क्या वाईफाई? कोर्ट में अभी वो सॉरी लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर, समझिए लिक्विडेटर वही होता है यहाँ पे कंपनी बैकअप वगैरह हो जाए, वहां लिक्विडेट करते हैं। लिक्विडेट का मतलब होता है लिक्विड बनाना। कंपनी को सॉलिड करके आइस बना दिया, उसको लिक्विडेट कर देते हैं, उसे दोबारा पानी बना देते हैं, इसको लिक्विडेशन कहते हैं। क्योंकि कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा नहीं तुम लोग। तो उस लिक्विडेशन में 4 लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया। हमें ये पता नहीं है ए बी सी और डी इनकी लायबिलिटी कितनी कितनी है। 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड है। अब उस इंक्वायरी में अगर आप ये तय ना करें कि 4 लोगों में की लायबिलिटी कितनी 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 है, तो फिर आप पैसे कैसे लेंगे? मान लिया कि एक आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है 25 करोड़ की हो, एक की 2 करोड़ की हो, एक की 78 करोड़ की हो, एक की 4 करोड़ की, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये आप तभी तो तय करेंगे जब उसके खिलाफ ये इंक्वायरी पूरी होगी।
तो डिसीज्ड की लायबिलिटी तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी लायबिलिटी तय की जाएगी, उसके मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। एक था जरगाम अब्बास और से हरिचंद। जरगाम अब्बास ये नाम से तो लग रहा है कि खटमल रहे होंगे, होशियार रहे होंगे, बड़े आदमी रहे होंगे, लेकिन ये केस इन्होंने कर दिया, कोई बात, कुछ बुरे भी होते होंगे क्यों। ये डेफामेशन का सूट था इसके अंदर। हुआ क्या था कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा चला, उसमें बाप फादर चले गए थे। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया, एक मुकदमा गलत दायर किया एक आदमी के खिलाफ, हरिचंद के खिलाफ। वो मुकदमा गलत दायर हुआ, कोई बात नहीं, उसके अंदर मुकदमा चलता चला गया, वो मुकदमा बरी हो गया बाद में। तो इसने डेफामेशन का सूट फाइल किया। इसके अंदर दो आदमी थे, जरगाम अब्बास और इनका लड़का। इसी दौरान एक इसका जो बाप था उसकी डेथ हो जाती। सवाल ये होता है कि क्या लड़के के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है? ऑब्वियसली बात है, सर आप जॉइंट, इसके अंदर कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको जॉइंट टॉर्ट फीजर से जोड़ के देखिए। एक मास्टर है, एक सर्वेंट है, एक प्रिंसिपल, एक एजेंट है, उसमें से अगर एक की डेथ हो जाए तो क्या होगा? मुकदमा तो चलेगा ना, बिकॉज देयर लायबिलिटी इज जॉइंट और सेवरल। या तो आप जॉइंटली सू कर सकते हैं या सेवरली सू कर सकते हो। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट टॉर्ट फीजर क्या होती है बताओ कुलसुम? जॉइंट और सेवरल ही तो होती है वो, जॉइंट, हाँ, या जॉइंट एंड सेवरल होती है? जॉइंट एंड सेवरल। इसी का तो सारा खेल है। एंड वर्ड याद नहीं हुआ तुम लोगों को अभी तक। हाउ फार इज, आखिरी टॉपिक है इसका, हाउ फार इज कॉजिंग डेथ एक्शनेबल इन टॉर्ट। इसका पहले इंग्लिश लॉ डिस्कस करते हैं हम लोग। स्मॉलर इंजरीज के लिए एक्शन हो सकता है सिविल लॉ में, लेकिन डेथ के लिए एक्शन सिविल लॉ में नहीं हो सकता। इसीलिए इसके लिए अलग अलग लॉ एक्ट बनाए गए, फेटल एक्सीडेंट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वगैरह। एक इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डैमेज फॉर द लॉस ऑफ कंजोरिटम। इसके ऊपर मेरे ख्याल से दो केस हैं। इंग्लैंड में क्या होता है कि एक हस्बैंड कंपनसेशन ले सकता है अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाए। क्या भाई कंजोरिटम था, मैं रहता था इसके साथ, ये मुझे पानी खाना देती थी, वो चली गई, तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से, तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो मुझे मुझे पैसे दो, क्योंकि बीवी नहीं है तो मुझे नौकर रखनी पड़ेगी। इस तरह का इंटरप्रिटेशन है कुछ। इंडिया में भी एक केस है, अब्दुल कादिर वर्सेस काशीनाथ। इसका एक बहुत बड़ा केस है, वो उसी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बेकर वर्सेस बोल्टन। एक ये केस कब का है? 1808 का, बहुत पुराना केस। सही लिखा है सानिया, ये गलत तो नहीं लिखा है ना? तो सेलिब्रेटेड केस था, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कहीं जा रहे थे किसी वैगन वगैरह में, कोच वगैरह में। इनके एक्सीडेंट से होता क्या है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को इंजरी हो जाती है। वाइफ को ज्यादा इंजरी होती है, हस्बैंड को कम इंजरी होती है, और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं दोनों लोग। इस एक्सीडेंट के 1 महीने के बाद वाइफ की डेथ हो जाती है। हस्बैंड सू करता है स्टेज काउच के ओनर को, यानी कि उस वैगन वगैरह के ओनर को, कि भाई साहब ये जो डेथ हुई है ये रॉन्गफुल डेथ थी, आपने रॉन्गफुल एक्ट किया, एक्सीडेंट किया जिससे मेरी वाइफ की डेथ हुई, तो मैं अपनी वाइफ का कंफर्ट, फेलोशिप और असिस्टेंस, 3 चीजें ये मैंने खो दी हैं बीवी के मरने से, मुझे इसके लिए कंपनसेशन दिया जाए। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि आप अपनी इंजरीज के लिए कंपनसेशन ले सकते हैं, वाइफ के लिए आप कंपनसेशन नहीं ले सकते। ये था बेकर का रूल। स्मिथ, बेकर वर्सेस बोल्टन। 2 बार दोहराओ इसके केस। बेकर वर्सेस बोल्टन, बेकर वर्सेस बोल्टन। बेकर वर्सेस बोल्टन। अब एक्सेप्शन है इसके 2। एक्सेप्शन नंबर 1 है डेथ
ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर टॉर्ट के साथ साथ, मैंने आपको बताया था कई बार टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होता है। जिसमें फिर अब्बास ने प्रेजेंटेशन भी दिया था कि वो घोड़े को कुदा देता है उस पर ऊपर से, फेंस के ऊपर से, पोनी को कुदा देता, मर जाता। डेथ ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व हो और टॉर्ट भी इन्वॉल्व हो तो उस केस में कंपनसेशन लिया जा सकता है। पढ़ो इसमें, जैक्सन वर्सेस वॉटसन। एक हस्बैंड ने एक एक्शन, एक कोई कैन में ये फूड आता है ना, जैसे बेवरेजेस भी होते हैं, फल भी कटे हुए आते हैं उसमें, जो फर्मेंटेड फूड होता है, उसकी वजह से इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जो केस था डोनो वर्सेस स्टीवेंसन 1934 का, उसके हिसाब से ये डेथ नेग्लिजेंस तो है ही। ये कहता कि भाई साहब मुझे वाइफ की जो सर्विसेज थी वो, और जो मेडिकल मैंने उसका इलाज कराया उसके पैसे, उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी मुझे दिलाए हैं। क्योंकि अंग्रेजों में फ्यूनरल में बहुत पैसा लगता है, बहुत लंबा कास्केट आता है, वो बहुत अच्छी वुड का, वुडन कैस्केट, तो वो बहुत ही महंगा होता है वुडन कास्केट। तो डोनो वर्सेस स्टीवेंसन 1934 का जो जजमेंट था, उसके बाद आप ये देखेंगे 32 का था, याद नहीं था क्यों भाई, 32 का है 34 का है? सही बता रही है कुछ, यानी कि मैं गलत बता रहा हूँ? नहीं गलती हो गई होगी, गलत नहीं बता रहे हैं। तो वाइफ के फ्यूनरल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस और उसका कंजोरिटम, इन सब के लिए सू करता है, इसको कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है। क्योंकि यहां आप समझिए, आप जो एक्सीडेंट था ऊपर वाले में, बेकर वाले केस में, बेकर वर्सेस बोल्टन में सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ, दैट वाज अ टॉर्ट। जैक्सन वर्सेस वॉटसन को देखने के दो एंगल हैं। डेथ किस चीज से हुई? कैंड फूड से। एक्सीडेंट। अच्छा, इधर और कैंड जैक्सन में फूड ठीक आता है है। वारंटी के साथ कि ये उसके ऊपर लिख के भेजते हैं ना कि इट इज सेफ टू कंज्यूम इट, और वो था पॉइजनस। इसलिए इस केस में कंपनसेशन दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसको हम टॉर्ट के एंगल से नहीं देख रहे, यहाँ डेथ हुई है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला, कुछ स्टेच्यूज हैं जहां डेथ के बाद डेथ के केसेस में कंपनसेशन दिया जा सकता है। दो लिखी है मैंने, फेटल एक्सीडेंट एक्ट और रेलवे एक्ट। अच्छा, फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट का ईयर मैंने सही लिखा है क्या? देखो, फेटल एक्सीडेंट एक्ट का यहाँ पे 1855 है और इधर 1976 लिखा है, गलत है। वो जो 1855 का एक्ट है वो इंडिया का है, ये इंग्लैंड का है। हाँ ये इंग्लैंड। अच्छा, हाँ रेलवे एक्ट। ठीक है। इसके अंदर दो केसेस हैं, आप पढ़ लीजिएगा, डेविस वर्सेस टेलर और डेविस वर्सेस पावेल डफरिन एसोसिएटेड कोलरीज लिमिटेड। थोड़ा दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये केसेस किस किस चीज से थे। टफ वर्सेस रेलवे वर्सेस जेनकिंस, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले केस। नहीं ये वॉन, ये जेंकिंस की जगह पे वॉन था, ये केस आपने पढ़ाया नहीं है। तो तुम पढ़ लेना, ठीक है, सुपरा हटा देता हूँ, सानिया लिख देता हूँ उसमें, सानिया लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडियन लॉ पे हम लोग। रिगार्डिंग एन एक्शन फॉर कंपनसेशन, इंडिया में कौन कौन से एक्ट हैं? वर्कमैन फेटल एक्सीडेंट 1855। फैटल दूसरा एक्ट एक्सीडेंट, है वर्कमैन कंपनसेशन। तीसरा कौन सा एक्ट है? द इंडियन रेलवे एक्ट 1890। ये सिर्फ आपके लिए इतना, मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल ये समझाना था कि डेथ के केसेस में लायबिलिटी कैसे कैसे फिक्स की जाती है, कब लायबिलिटी ठहराई जाती है, कब लायबिलिटी नहीं ठहराई जाती है,
अब इसके अंदर जो केसेस फैक्ट्स हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि वर्कमैन अपने काम पे था, वहां एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, तो वर्कमैन्स को कंपनसेशन देने के लिए एक एक्ट बनाया गया। रेलवे के एक्सीडेंट के लिए अलग एक्ट बनाया गया। फेटल एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर भी, बाहर भी, कहीं भी। जैसे आप इसको देखें भोपाल गैस लीक को, तो ये फेटल एक्सीडेंट एक्ट। भाई वर्कमैन कंपनसेशन कहां तक है, जो वर्कमैन हो और वर्कमैन को आप कंपनसेशन दे रहे हो, ठीक है। लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट क्या वहीं रह गई थी अंदर ही, वो तो बाहर भी निकली थी, बहुत लोग मरे थे उसमें। रेलवे एक्ट इसी तरह है। इसके अंदर दो केसेस हैं कि डेथ के केसेस में कहां कहां कंपनसेशन दिया गया, बहुत सारे केसेस हैं इसके अंदर। शशि कलाबाई वर्सेस महाराष्ट्र, हस्बैंड इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाते हैं, 60,000 रुपए कंपनसेशन दिया गया। जनरल मैनेजर केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सुषमा थॉमस, ये क्वांटम ऑफ कंपनसेशन इन फायर एक्सीडेंट केसेस। दिल्ली में एक सिनेमा था उपहार, नाम सुना है किसने? उपहार सिनेमा, इसको आप गूगल करके पढ़िएगा। उपहार सिनेमा में आग लगी थी, बहुत लोग मरे थे उसके अंदर, तो उसका हमारे लॉ पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। वहां ऐसी आग लगी थी कि पिक्चर ऑफ था, ये आप देखते हैं ना, ये लाल वाली जो फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह लगे हुए मिलते हैं आपको, ये उपहार की वजह से। जैसे डिस्क्लेमर जो आता है फिल्म में, वो किसकी वजह से होता है कुलसुम? किस केस में शुरू हुआ था? यूसुफो यूसुफो वर्सेस एमजीएम पिक्चर, यूसुफो वर्सेस एमजीएम एमजीएम पिक्चर। पिक्चर, एमजीएम पिक्चर। मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स लिमिटेड। अब आपके बचे हैं मोटे मोटे 2-3 टॉपिक, रेमेडीज, डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। कल शाम में मुझे एक शादी में जाना है, मैं हो सकता है आज शाम या कल सुबह एक क्लास और लूंगा, ये खत्म करना है। सारे भाई आप कल सुबह ले लेना, आज शाम को मैं कहीं जाना है।